क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतना विशाल ब्रह्मांड आखिर काम कैसे करता है? हर चीज इतनी सटीक क्यों दिखाई देती है? प्रकृति के नियमों में शायद ही कभी कोई गलती क्यों देखने को मिलती है? क्या ये सब किसी अदृश्य शक्ति की वजह से है? क्या इसके पीछे सच में कोई भगवान है, कोई अलौकिक सत्ता, या फिर वास्तविकता कुछ और ही है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की ये यात्रा हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर ले जाने वाली है। आज हम जिस किताब की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है कॉस्मोस, यानी ब्रह्मांड। ये सिर्फ एक साइंस बुक नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व की कहानी को समझने का प्रयास है। यही वजह है कि इस किताब की दुनिया भर में लाखों प्रतियां बिक चुकी है। इस अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर को लिखा है प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सगन ने, जिन्होंने नासा के साथ मिलकर ब्रह्मांड को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वही वैज्ञानिक जिन्होंने पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज को नई दिशा दी और जिन्होंने ये विचार दुनिया के सामने रखा कि हम सब तारों की धूल से बने हैं। ये पुस्तक हमें बताती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और इस असीम ब्रह्मांड में हमारी असली जगह क्या है। कार्ल सगन के अनुसार ब्रह्मांड केवल हमारे चारों ओर नहीं फैला है, बल्कि वो हमारे भीतर भी मौजूद है। यही कारण है कि कॉस्मोस को एक यात्रा की तरह देखा जाता है, ऐसी यात्रा जो बाहर से शुरू होकर भीतर तक जाती है। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक प्रकाश में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक और सोच को विस्तार देने वाली ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये नरेशन किसी भी धर्म या आस्था के पक्ष या विरोध में नहीं है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। जब इंसान ने पहली बार रात के आसमान की ओर देखा होगा, तब वो शायद ये नहीं समझ पाया होगा कि वो जिस अंधकार को देख रहा है वो असल में समय, इतिहास और विज्ञान का एक विशाल महासागर है। हम आज उसी महासागर के किनारे खड़े हैं, जिज्ञासा से भरे हुए। ये यात्रा किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों से शुरू होती है। धीरे धीरे विज्ञान ने हमें यह समझाया कि ब्रह्मांड उतना छोटा नहीं है जितना कभी माना जाता था। हमारा सूरज केवल एक तारा है, और वह भी कोई विशेष नहीं, बल्कि अरबों तारों में से एक साधारण तारा है। हमारी आकाशगंगा में ही सैकड़ों अरब तारे मौजूद हैं, और ऐसी आकाशगंगाएं अनगिनत है। इस विशालता को समझते ही ये स्पष्ट हो जाता है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं। हम किसी खास जगह के निवासी नहीं हैं। हम किसी ब्रह्मांडीय केंद्र में नहीं रहते। हम एक साधारण तारे के चारों ओर घूमने वाले एक सामान्य ग्रह पर रहने वाले ऐसे जीव हैं जो असामान्य सवाल पूछते हैं। यही हमारी असली पहचान है। इस असीम विस्तार के बीच पृथ्वी पर एक और कहानी ने जन्म लिया, जीवन की कहानी। एक समय था जब हमारी धरती केवल पिघले हुए पत्थरों, गैसों और आग का गोला थी। लेकिन लाखों वर्षों के दौरान पानी आया, प्रकाश मिला, तापमान में संतुलन बना और रसायनों ने मिलकर ऐसे अणु तैयार किए जो खुद को दोहरा सकते थे। यही जीवन की पहली धड़कन थी। समय के साथ ये अणु कोशिकाओं में बदले, कोशिकाएं जीवों में, और फिर समुद्रों में तैरते सूक्ष्म जीव अस्तित्व में आए। धीरे धीरे ये यात्रा आगे बढ़ी। पौधे बने, मछलियां आईं, कीट और पक्षी विकसित हुए और अंततः इंसान का जन्म हुआ। ये कोई सीधी रेखा नहीं थी, बल्कि अरबों वर्षों तक चलने वाली विकास की एक जटिल प्रक्रिया थी। हर जीव इस यात्रा में एक अलग भूमिका निभा रहा था, लेकिन सभी की जड़ एक ही थी। जब वैज्ञानिकों ने डीएनए की भाषा को समझा तो एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव, चाहे वो पेड़ हो, कीड़े हो, जानवर हो या इंसान, सबका मूल स्रोत एक ही है। हमारी जैविक कहानी की शुरुआत एक ही जगह से हुई थी। यही वो विचार है जो हमें बताता है कि जीवन अलग अलग रूपों में दिखने के बावजूद भीतर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमारी निगाहें फिर से आसमान की ओर उठती हैं, लेकिन अब हम केवल रोशनी के बिंदु नहीं देखते, हम उनके पीछे छिपे गणित और नियमों को देखने लगते हैं। एक समय ऐसा था जब यह माना जाता था कि ग्रह अनियमित ढंग से चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट हुआ
कि उनकी गति बेहद सटीक और पूर्वानुमानित है। यहां से मानव कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। एक छोटे से ग्रह पर खड़ा जीव, जो पहले केवल अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था, अब पूरे ब्रह्मांड को समझने लगा। जब इंसान ने पहली बार आकाश में फैली उस धुंधली दूधिया पट्टी को देखा, जिसे आज हम आकाशगंगा कहते हैं, तब उसे ये पता नहीं था कि ये असंख्य सूर्यों का घर है। समय के साथ जिज्ञासा बढ़ती गई। इंसान ने समझा कि आसमान में चमकते ये बिंदु असल में दूर दराज के अरबों तारे हैं, और संभव है कि उनके चारों ओर भी दूसरी दुनियाएं घूम रही हों। शायद वहां भी किसी रूप में जीवन मौजूद हो। इंसान उन गिने चुने जीवों में से है जो अपनी ही उत्पत्ति पर सवाल करता है। हम कहां से आए? ये सब कैसे शुरू हुआ? और क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? यही सवाल आगे की पूरी यात्रा की नींव बनते हैं। बहुत पुराने समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों ने तारों को अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश की। किसी ने उन्हें देवताओं का निवास माना, किसी ने आत्माओं की दुनिया कहा, और किसी ने उन्हें भाग्य से जोड़ दिया। लेकिन इन्हीं कहानियों के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पहली बार आसमान को विश्वास की नहीं, बल्कि जिज्ञासा की नजर से देखा। ग्रीक खगोलविद, मिस्र के गणितज्ञ और भारतीय ज्योतिषी, इन सभी ने तारों को गिनना, मापना और समझना शुरू किया। यहीं से मानव सोच ने पहली बार ब्रह्मांड को छूना शुरू किया। धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी कोई स्थिर मंच नहीं है और न ही ब्रह्मांड का केंद्र है। हम एक छोटे से सूरज के चारों ओर घूमने वाले एक साधारण ग्रह पर रहते हैं। हमारा सूरज भी कोई खास तारा नहीं, बल्कि आकाशगंगा के अरबों तारों में से एक है। यह सच्चाई आसान नहीं थी, क्योंकि इसने इंसान की विशेषता के भ्रम को तोड़ दिया। इसके बाद कहानी उन लोगों की ओर बढ़ती है जिन्होंने आसमान के रहस्यों को समझने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। प्राचीन नाविक, जो केवल तारों की मदद से समुद्र पार कर जाते थे। फिर वे वैज्ञानिक आए जिन्होंने पहली बार दूरबीन बनाई और ब्रह्मांड को पास से देखने की हिम्मत की। जब गैलीलियो ने दूरबीन से चंद्रमा को देखा तो वो चौंक गया। चंद्रमा कोई पवित्र पूर्ण गोल दुनिया नहीं था, बल्कि गड्ढों और दरारों से भरा एक पत्थर था। यहीं से मानव सभ्यता ने यह समझना शुरू किया कि प्रकृति की सच्चाई अक्सर हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग होती है। समय के साथ दूरबीनें बड़ी होती गई, फिर रेडियो टेलीस्कोप बनाए गए और बाद में अंतरिक्ष यान भेजे गए। हर नई तकनीक के साथ ब्रह्मांड पहले से कहीं अधिक विशाल और जटिल दिखाई देने लगा। एक तरफ इंसान अपनी धरती पर छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझा रहता है, और दूसरी तरफ पूरा ब्रह्मांड अरबों वर्षों से लगातार बदल रहा है। नए तारे जन्म ले रहे हैं, पुराने तारे बुझ रहे हैं, और आकाश गंगाएं फैलती जा रही है। ये सब बिना रुके, बिना थके चलता रहता है। अब कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी से ऊपर उठ रहे हैं, पहले वातावरण के बाहर, फिर अंतरिक्ष में। नीचे पूरी पृथ्वी एक छोटी सी नीली रोशनी में बदल जाती है, एक नाजुक अकेली दुनिया। जब इंसानों ने पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि हमारा घर कितना छोटा और कितना अनमोल है। उस एक दृश्य ने यह सिखाया कि हम सब एक ही ग्रह के निवासी हैं। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। पूरी मानवता एक ही नाव में सवार है, जो ब्रह्मांड के महासागर में तैर रही है। यही समझ आगे की यात्रा की दिशा तय करती है। इसी नीली पृथ्वी से मानव ने आगे की यात्रा शुरू की, पहले चंद्रमा तक, फिर मंगल की दिशा में, और उसके बाद और भी दूर। हर अंतरिक्ष मिशन ने हमें यह सिखाया कि ब्रह्मांड खाली नहीं है, बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ है। हर नई उड़ान के साथ ये एहसास गहराता गया कि शायद जीवन केवल हमारी धरती तक सीमित नहीं है। हो सकता है कहीं और भी किसी दूसरे सूरज के नीचे किसी अलग रूप में जीवन सांस ले रहा हो। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे सवाल और गहरे होते गए। सितारों के पार क्या है? ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या इसका कभी अंत होगा? इंसान अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जितना अधिक वो समझता है, उतना ही उसे ये एहसास होता है
कि अभी बहुत कुछ अज्ञात है। यही कॉस्मोस की असली खूबसूरती है। ये हमें ये नहीं सिखाता कि हमारे पास सारे जवाब है, बल्कि ये याद दिलाता है कि सवाल पूछते रहना कितना जरूरी है। इंसान भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन उसकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है, और ये जिज्ञासा ही हमें सितारों तक ले जाती है। समय के साथ ये भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मांड हमारी मान्यताओं या इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, वो अपने नियमों से चलता है। एक समय था जब यह माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और पूरा आकाश उसके चारों ओर घूमता है। ये मानना आसान था, क्योंकि हमारी आंखों को वही दिखाई देता था। लेकिन विज्ञान वही स्वीकार करता है जो प्रमाणों से सिद्ध हो। यहीं से खगोल विज्ञान का वो संघर्ष शुरू हुआ, जिसने हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया। प्रयोग किए गए, गणनाएं हुई, गलतियां हुई और उनसे सीखा गया। धीरे धीरे ये समझ आया कि ग्रहों की गति किसी अव्यवस्था का परिणाम नहीं, बल्कि अत्यंत सटीक नियमों का पालन करती है। पृथ्वी कोई विशेष मंच नहीं है जहां सब कुछ हमारे लिए हो रहा हो। हम केवल एक ग्रह हैं, एक विशाल व्यवस्था का छोटा सा हिस्सा। लेकिन ब्रह्मांड की कहानी सिर्फ सौंदर्य की नहीं है। इसमें टकराव भी है, विनाश भी है, जन्म भी है और मृत्यु भी। जिन तारों को हम दूर से शांति से चमकते हुए देखते हैं, उनके भीतर और आसपास इतनी उथल पुथल चल रही होती है कि हमारी धरती की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाएं भी उसके सामने छोटी लगती है। नेबुला सिकुड़ते हैं, नए तारे जल उठते हैं, पुराने तारे बुझ जाते हैं, और ग्रह समय की धारा के साथ अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं से हमारी पृथ्वी बनी, हमारा चंद्रमा बना और अंततः जीवन ने आकार लिया। कभी कभी ये सब किसी योजना जैसा लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये प्रकृति का स्वाभाविक क्रम है जो अरबों वर्षों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जैसे जैसे इंसान की तकनीक आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उसने पहली बार आकाश को अपने करीब लाना शुरू किया। दूरबीनों के लेंस में, तस्वीरों में और गणनाओं में अब तारे केवल दूर चमकती रोशनियां नहीं रहे, बल्कि समझ में आने वाली वस्तुएं बन गए। यही वो बिंदु था जहां मानव मस्तिष्क ने पहली बार ब्रह्मांड के असली पैमाने को छूने की कोशिश की। अब हमारी यात्रा उन क्षेत्रों की ओर बढ़ती है जहां सवाल और भी रहस्यमय हो जाते हैं। इंसान ने जब ये सोचना शुरू किया कि क्या ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद था या इसका भी कोई आरंभ हुआ था, तब ये सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं रहा, ये एक गहरा दार्शनिक प्रश्न बन गया। अगर ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है तो उससे पहले क्या था? शून्यता, अंधकार या कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? रात के आकाश में तारे स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे निरंतर बदल रहे होते हैं। विशाल गैसीय बादल सिकुड़ते हैं, दबाव और तापमान बढ़ता है और एक नया तारा जन्म लेता है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि मानव जीवन में इसे प्रत्यक्ष देख पाना असंभव है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे तारा मंडल को बदल देता है। समय के साथ वैज्ञानिकों ने यह भी जाना कि तारे हमेशा के लिए नहीं जलते। हर तारे का एक जीवन काल होता है। कुछ तारे धीरे धीरे शांत होकर बुझ जाते हैं, जबकि कुछ इतने शक्तिशाली विस्फोट के साथ फटते हैं कि उनकी रोशनी अरबों किलोमीटर दूर तक दिखाई देती है। इन विस्फोटों को सुपरनोवा कहा जाता है। यही विस्फोट नए तत्वों को जन्म देते हैं, जिनसे आगे चलकर ग्रह और जीवन संभव हो पाते हैं। हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही किसी प्राचीन तारे की राख से बनी है। हमारे शरीर में मौजूद तत्व कभी किसी तारे के भीतर बने थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम केवल पृथ्वी के निवासी नहीं हैं, बल्कि तारों की कहानी का ही एक विस्तार है। ये विचार इंसान को छोटा भी बनाता है और गहराई से जोड़ता भी है। अब सवाल जीवन की ओर मुड़ता है। इतने विशाल ब्रह्मांड में क्या जीवन सिर्फ यहां ही संभव है? वैज्ञानिकों ने जब दूसरे तारों के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की खोज शुरू की, तो हजारों नए एक्सोप्लैनेट्स सामने आए। कुछ बहुत गर्म थे, कुछ बर्फ से ढके हुए, और कुछ ऐसे भी थे जहां पानी होने की संभावना थी। यह पहली बार था जब इंसान को यह एहसास हुआ कि जीवन शायद कोई दुर्लभ चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति की एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। अगर परिस्थितियां सही हो तो जीवन कहीं और भी जन्म ले सकता है।
यही विचार आगे की पूरी सोच की दिशा बदल देता है। जैसे जैसे इंसान ने ग्रहों को और गहराई से समझना शुरू किया, उसे ये एहसास हुआ कि हर ग्रह बाहर से वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है। उदाहरण के लिए वीनूस को कभी एक सुंदर और शांत दुनिया माना गया था। दूर से चमकता हुआ यह ग्रह देखने में आकर्षक लगता है, लेकिन जब वैज्ञानिक उपकरण वहां पहुंचे तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकली। उसकी सतह इतनी गर्म है कि धातु तक पिघल सकती है, और उसका वातावरण इतना घना और जहरीला है कि जीवन की कोई संभावना नहीं बचती। इसके विपरीत मार्स एक सूखा और ठंडा ग्रह है, लेकिन उसके अतीत के निशान कुछ और ही कहानी कहते हैं। वहां सूखी नदियों की घाटियां हैं, प्राचीन झीलों के प्रमाण हैं, और ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि कभी वहां पानी बहता था। जीवन के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन यह स्पष्ट हुआ कि मार्स हमेशा से मृत ग्रह नहीं था। ये एक अधूरी कहानी जैसा है, जैसे प्रकृति ने वहां प्रयोग किया हो, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। इन दोनों ग्रहों की तुलना हमें हमारी पृथ्वी की वास्तविक कीमत समझाती है। सही दूरी, सही तापमान, सही वातावरण और पानी की निरंतर उपस्थिति, इन सब का संतुलन ही जीवन को संभव बनाता है। पृथ्वी कोई साधारण ग्रह नहीं, बल्कि परिस्थितियों का एक अत्यंत दुर्लभ मेल है। यही कारण है कि यहां जीवन पनपा और विकसित हुआ। जब इंसान ने ब्रह्मांड को समझना शुरू किया, तो उसने खुद को भी नए नजरिए से देखना शुरू किया। यह स्पष्ट हो गया कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हम उतने ही अस्थायी हैं जितनी किसी तारे की धूल, जो समय के साथ अंतरिक्ष में फैल जाती है। लेकिन इसी अस्थायित्व ने हमें सोचने, समझने और खोजने की शक्ति भी दी है। अब मानव सभ्यता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसके पास अपार ज्ञान और तकनीक दोनों है। हम अपनी धरती को सुरक्षित रख सकते हैं या उसे स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह पहली बार है कि किसी प्रजाति के हाथ में अपने पूरे ग्रह का भविष्य है। यही वो जिम्मेदारी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंत में ये यात्रा एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई पर आकर रुकती है। हम तारों की धूल हैं, लेकिन हम केवल पदार्थ नहीं हैं। हम चेतना हैं। हम वही ब्रह्मांड हैं जिसने पहली बार खुद को समझने की कोशिश की है। जब आप अगली बार रात के आसमान की ओर देखें, तो ये याद रखिए कि आप किसी पराये स्थान को नहीं देख रहे। आप अपने घर को देख रहे हैं, अपने अतीत को, अपने भविष्य को और उन अनगिनत संभावनाओं को जो अभी जन्म लेने की प्रतीक्षा में है। ब्रह्मांड विशाल है, रहस्यमय है और अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, और हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।